सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हरियाणा ने आत्मनिर्भर हरियाणा.com साइट का किया शुभारंभ। सीएम नैब सैनी ने दी जानकारी, कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से एनआईए को मिले अहम सबूत। शाहीन का उर्दू कनेक्शन खुला, लॉकर से उर्दू दस्तावेज, नकदी और पेन ड्राइव की बरामद। जासूसी और हवाला इंटरनेट खुला। पेहोवा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में युवकों की नहर में गिरकर डूबने से मौत। आरोपी चालक मौके से फरार। यमुनानगर के रतवाला गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। शरारती तत्वों ने आजादी से पहले बनी मस्जिद को गिराया। मुस्लिम समुदाय ने कार्रवाई को लेकर किया थाने का घेराव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आज आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विराट संत सम्मेलन आज अत्यंत भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से आए संत, महात्माओं, विद्वानों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूरे वातावरण को दिव्यता और ज्ञान से भर दिया। वहीं आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक प्रतिष्ठित संतों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक प्रेरणादायक बना दिया। संतों ने श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान, धर्म, कर्म, सत्य और मानवता के संदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का अमर संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी सम्मेलन में भाग लेकर संतों के आशीर्वाद प्राप्त किए और गीता भूमि की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता को नमन किया। है पहले केवल कुरुक्षेत्र में होता था, फिर पूरे हरियाणा भर में होने लगा, अब पूरे देश में भी होता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत देशों में। और गीता जयंती हमारे स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की देखरेख में कई जगह हो चुका है। मॉरिशस में हुआ, कनाडा में हुआ, यूके में हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ है, आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में होगा। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम। कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष 1 लाख लोगों ने और मुक्त कंठ से गीता के जो श्लोक बोले हैं, वो एक आनंद देने वाला ये कार्यक्रम था। गीता का संदेश हर व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है, समूह के लिए अनिवार्य है। हर समाज में विभिन्न प्रकार के जो आयाम रखने वाले, काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे किसान है, और इवन यहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी गीता में बहुत बड़े संदेश ये सब दिए गए हैं। आज उसके जो संत सम्मेलन में हमें उसको अवसर मिला, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी भी उसमें उपस्थित हुए हैं। मुझे तो हर वर्ष आने का मौका मिलता है। इस अवसर पर मैं आपको उधर हरियाणा के रेवाड़ी में मॉडल टाउन स्थित बाल भवन परिसर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। महोत्सव का शुभारंभ रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हवन, यज्ञ और गीता आरती के साथ किया। इस मौके पर विधायक ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉल्स का जायजा लिया, जिसमें आध्यात्म, संस्कृति और कला की झलक दिखाई गई। महोत्सव में सामाजिक, धार्मिक संगठनों, विद्यालयों और विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस दौरान नागरिकों को सरकार की अंत्योदय और जन कल्याण योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। महोत्सव के आयोजन से बाल भवन परिसर को गीतापुरम में तब्दील कर दिया गया। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और साथ साथ प्रशासन ने बहुत अच्छा से इसको सजाया है पूरे गीता मेले को।
और 23 स्टालें यहाँ पे लगाई है। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना मैसेज जनता को दे रहे हैं। और अब आज हम खड़े आई लव रेवाड़ी के इस सेल्फी पॉइंट पे, तो इसकी भी आप सबको बधाई हो। और साथ में आप देखेंगे आने वाले समय में हर चौराहे पे आई लव रेवाड़ी का ये स्लोगन आपको दिखाई देगा निकट भविष्य में। और आज ये 11वां आप देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। लगातार जब से 2014 से हमारी सरकार बनी है, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार 11 सालों से अब ये गीता महोत्सव बना रहे हैं। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां नगर निगम द्वारा तैयार किए गए लगभग 20 करोड़ शीतकालीन पुष्प पौधों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सेक्टर 28 पार्क में हुआ, जहां पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बता दें कि जो कि शीतकालीन पुष्प पौधा वितरण कार्यक्रम में आज लगभग 30 लाख पौधे वितरित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को स्वच्छ सुंदर बनाने की दिशा में निगम तत्परता और से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की और स्टेशन पर स्वदेशी अपनाओ के स्टिकर भी लगाए। बता दें कि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए हर नागरिक को स्वदेशी सामान अपनाना होगा। इसके तहत हरियाणा में स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही राज्य में स्वदेशी दुकानों की शुरुआत होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य हमें दिया है विकसित भारत का, जब 2047 में 100 साल हमारी देश की आजादी को हो जाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने, उसके लिए स्वदेशी अपनाओ का एक नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसी के तहत आज हम सब, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब मिलकर यहाँ पर आए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई स्वदेशी अपनाएं और भारत को मजबूत करें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं और जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा करें। हरियाणा में सभी जिलों में चलाया गया है और कल 25 से ज्यादा जगह ये कार्यक्रम हो चुके थे और आज भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे भारत में इसको चलाया जाएगा। जहाँ तक सपना पूरा होने की बात है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो जान, अगर शुरू से लेकर के आज तक जो मेहनत करके हमारा मुख्य उद्देश्य है कि देश में ही जो चीज पैदा हो, देश में ही उसका कंजम्पशन हो और देश का पैसा देश में ही रहे, मुख्य रूप से ये है। और इसके अंदर जैसे आपने अभी पूछ रहे थे कि भाई कारें बनती है, भाई कंपटीशन का योग है, उन चीजों से भी तो हमें देखने को मिलता है कि दूसरे देश में क्या बनता है, उसको हम किस तरीके से कम्पीट करें। एक कोई अच्छी चीज है तो उसमें से निकालते हैं, जो बेकार चीज है उसको छोड़ देते हैं। उधर पेहोवा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वाहन जो है बाइक सवार 2 युवक नहर में गिरकर डूब गए। साथ ही पुल पर खड़े 2 अन्य लोग भी साथ में गिर गए। हादसे में 2 की मौत हो गई। दोनों टाइल पत्थर लगाने का काम कर घर लौट रहे थे। टक्कर के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 2 अन्य युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि दोनों मृतकों के शव नहर से बरामद हुए। पुलिस ने बोलेरो नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानी ये सर कल हमारे पास शाम के रात के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि करास आमनार पुल के पास एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो बाइक सवार थे वो नहर में गिर गए हैं। तो मौका पे उनके परिवार वाले भी आगे थे, तो राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस में उनको बिठा के
तो फिर वहाँ इसमें अपना CSC में पहुंचा दिया था। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद मोर्चरी में LNJP में पहुंचा दी थी। क्या नाम था उनका? एक का नाम रूपेश है सर, मृतक का जी, और एक का नाम है धर्मेंद्र सर। कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ पुट्टी का काम करते हैं सर ये। तो अब सर इनका अपना वारसान के ध्यान में लिया सर, और जो एक्सीडेंट करने वाले व्हीकल का भी थोड़ा हाथ क्लियर सामने है, बाकी अपना कार्रवाई कर रहे हैं सर। जैसे भी अपना तफ्तीश केस है सर, जैसे पूरी बात सामने आएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे से हिट की है। अब पीछे से कोई हिट की है सर, ये बाइक को ये एंगल मुझसे है सर, इसमें एक्सीडेंट केस है। जी सर। उधर पलवल में देर रात नशे में धुत कार चालक ने अस्पताल के बाहर खड़ी 3 कारों में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के एयरबैग तक खुल गए। गनीमत रही कि हादसे के समय किसी भी कार में सवारी मौजूद नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि क्षतिग्रस्त गाड़ियों के मालिकों का आरोप है कि चालक नशे की हालत में था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। या मैं एक आदमी ड्राइवर कर रहा हुआ ना, रात को 1 बजे को केस है, 2 गाड़ी खड़ी है, 4 गाड़ी में ठोकी हुआ है। ड्रिंक ड्राइव केस है, यहाँ पे आरोप पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करके कहीं थे, यहाँ पे आया क्या रात को 1 बजे ले मारी आप 2 गाड़ी। कहाँ से आया आदमी? ना पुलिस कर रही है। गाड़ी नंबर कहाँ का है? गाड़ी नंबर तो मुझे भी यही पता चला है कि इस गाड़ी में ड्राइवर ने कोई नशा कर रखा है, इंजेक्शन लगा रखे थे बहुत सारे, और उसी में ही सभी गाड़ी में ठोकी है। कितनी गाड़ियों में? 4 गाड़ी में टक्कर लगी है। सबका नुकसान हुआ? हाँ, सबका नुकसान हुआ जी। गाड़ी छोड़ के चले गए जिनका? पता नहीं सर, यही खबर हुई है कि पुलिस वाला पकड़ के ले गए उनको। रात 1 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। मेरी वाइफ की यहाँ पे डिलीवरी हुई थी। मैं ईशन में डॉक्टर हूँ, मेरे ताऊ जी हैं जिन हॉस्पिटल में। हम यहाँ ही खड़े हुए थे तो लगभग 1 बजे के करीब रवि देसवाल सन ऑफ लक्ष्मीचंद निवासी घोड़ी गांव जो बताया गया है, नशे की देख हालत में, हमने 112 पे डायल कर दिया था। तुरंत पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने भी उनकी हालत देखी थी और ऑनलाइन जो उन्होंने उसकी वीडियो डाली थी वो भी उनके पास है। आईओ ने हमें आश्वासन भी दिया, हमने FIR भी करी है कि जो भी होगा उसे कार्रवाई करी जाएगी। मौके पर उनकी वाइफ भी आ गई थी वहां पे, जो रवि देशवाल की वाइफ है। पुलिस वालों ने बताया था कि 3-4 दिन पहले भी इस गाड़ी से झगड़ा कुछ हुआ था और वो इन्हें लेके गए थे। तो हम चाहते हैं कि अभी तो गाड़ियों का नुकसान हुआ है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की कोई हानि ना हो, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई रवि देशवाल सन ऑफ लक्ष्मीचंद निवासी घोड़ी गांव। आपका यमुनानगर के रतवाला गांव में आजादी से पहले बनी मस्जिद को कुछ शरारती तत्वों ने JCB से ढहा दिया, जिसके बाद सैकड़ों मुस्लिम समुदाय घेराव किया। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रतवाला में मस्जिद के रिगार्डिंग इशू था, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो एक शिकायत दर्ज करवाने आए थे कि उनके गांव रतवाला में कि मस्जिद को गिराया गया है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा जो कानूनी कार्रवाई की बनती थी वो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो समाज के मौजूद लोग हैं और सभी लोगों को समझा दिया गया है। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और इसमें प्रशासन द्वारा नियमानुसार लॉ के अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हाँ, इसमें अभी एक पुलिस ने जो शरारती तत्व हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। तो आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी उसी अनुरूप नियमानुसार जो भी लॉ के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिमांड उनकी यही थी कि जो भी इसमें एक तो सुरक्षा की डिमांड थी, दूसरा कि जो मस्जिद गिराई गई है उनका कहना है कि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो है साढ़ौरा के नजदीक में एक गांव पड़ता है रतुवाला। रतुवाला में एक मस्जिद है जो पार्टीशन से भी पहली मस्जिद है, हमारे बाप दादा के टाइम की मस्जिद है और वो अपनी उसी पुरानी शक्ल में मस्जिद मौजूद थी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बनी हुई वो मस्जिद है और वक्फ बोर्ड के ही इमाम वहां पे तैनात हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। शाम के वक्त वो वहां से दिन भर अपनी ड्यूटी देके असर की नमाज के बाद वो शायद घर चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ शरारती लोगों ने JCB मशीन के जरिए से उस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया और मस्जिद को शहीद कर दिया।
थोड़ी देर के बाद इमाम साहब दोबारा आए, उन्होंने वहां पे देखा कि मशीन लग रही है। उन्होंने फिर कुछ जिम्मेदार इलाके के लोगों को सड़ौरा में आके इसकी इत्तला दी। फिर हम लोग थाना सड़ौरा में जमा हुए, जहां SHO साहब, DSP साहब और प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। कुछ जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे। उधर समालखा में नगर परिषद क्षेत्र में GT रोड के किनारे अवैध रूप से लगाए गए पोल और होर्डिंग्स प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी गोपाल केलावत के नेतृत्व में उतारे गए। और बता दें कि नव क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे बड़े बड़े अवैध होर्डिंग्स लगे हैं। पोल खड़े कर लगाए गए होर्डिंग्स को टीम ने जब्त कर लिया है। नगर निगम की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए GT रोड के साथ विभिन्न जगह से पोल और अवैध होर्डिंग्स हटाए गए हैं। इन अवैध पोलों से सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। खेत मालिक भी राजस्व जमा नहीं करा रहे हैं। नोडल अधिकारी गोपाल केलावत ने बताया कि खेतों में लगे अवैध होर्डिंग्सों को होर्डिंगों को लेकर मालिकों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। सभी ने यहाँ पे यूनी पोल लगाए हुए, पानी तक यहाँ पे कम से कम 20-25 यूनी पोल लगाए हुए। ये सारे इलीगल यूनी पोल लगा रखे हैं। इनमें हरियाणा सरकार को इसमें रेवेन्यू का बहुत बड़ा मुश्किल है। ये जितने भी इलीगल है इसको हटा रही है, और जो भी इसके केस में जो भी ओनर है, जो भी उसकी तरह में FIR नहीं कराएंगे, नहीं बना दिया। जो प्लस उनकी जो एक 2 साल से लगा रखे हैं, उनके रिकॉर्ड भी उनके ऊपर डालेंगे। जो भी लीगल लगे हुए हैं वो उनको बिल्कुल हटाएंगे और बिल्कुल पुलिस रखेंगे। सर नाम रजिस्ट्रेशन। हिसार छावनी में आज एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और वीर माताएं शामिल हुई। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने इस वीर सैनिकों को और उनके परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों का देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके लिए हर साल रैली का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन का बहुत ही एक कंट्रीब्यूशन रहा है उनके जीवन के अंदर, देश की सुरक्षा के अंदर। जब वो सेवा के अंदर थे, सर्विस में, तो उन्होंने अपना जीवन का अमूल्य पीरियड देश रक्षा के अंदर लगाया है। बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटी दी है, उसके कारण आज हमारा देश इस जगह पर पहुंचा है। उनकी जो सेवा देश के प्रति है, उन्होंने जो देश सेवा करी है, उसी को हम सहारने के लिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसी एक्स सर्विसमैन रैली करते हैं। ये एक्स सर्विसमैन रैली बेसिकली हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के लिए की गई, जो 10 डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्टर्न कमांड के नीचे हैं, और उसका हमने आयोजन करने के लिए आउटरीच किया। पहले सतत कुमार टीम का आयोजन किया गया ताकि वो हर एक्स सर्विसमैन तक खुद पहुंचे। सिर्फ रैली वाले को नहीं है, ये 3 महीने पहले से कार्रवाई शुरू करी गई ताकि जो हमारी टीमें थी वो हर गांव तक पहुंची। और जो प्रॉब्लम वाले एक्स सर्विसमैन आपने देखा जो विकलांग हो गए हैं किसी कारण से, एक्सीडेंट के कारण से, शुगर के कारण से, या किसी तरह से मूव नहीं कर पाते, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। उनकी जो पेंशन प्रॉब्लम, ECHS कार्ड प्रॉब्लम, डिपेंडेंट प्रॉब्लम, CSG प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम को हमने पहले ही सॉल्व कर दिया गया। और जो आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल जिनको प्रॉब्लम मेडिकल ज्यादा थी, जहां उनको हमने हेल्थ स्टे करना था, उनका अच्छा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अंदर एक्स सर्विसमैन भी हैं, वीर नारियां भी हैं, वीर माताएं भी हैं, जिनके बच्चों ने शहादत दे दी इस देश की रक्षा करने के लिए। उनको यहाँ मिला के एक ऑनर किया गया ताकि उनको प्राउड फील हो कि देश उनकी आज भी रक्षा कर रहा है, देश उनके लिए आज भी प्रतिबद्ध है, और ऐसे ही हमारा कार्य चलता रहता है। बहुत सी कोशिश मैंने अपने एड्रेस में बोली है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सी कार्रवाई कर रही है, जिसके अंदर स्पर्श इनिशिएटिव आता है, क्योंकि आपको मालूम है ओरल लागू हो गया था, लेकिन ओरल के अंदर पेंशन अलग अलग बैंक डिस्पर्स कर रहे थे, तो जो बेनिफिट थे बहुत टाइम के बाद टैक्स मैन तक जाते थे। उससे डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के नीचे जो डिफेंस सर्विस पेंशन को हमने स्पर्श प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। तो जब भी कोई बेनिफिट अनाउंस करेगी गवर्नमेंट, एक डिजिटल करेक्शन के साथ सभी एक्स मैन को उसका फायदा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। पहले शुरुआत में इसके अंदर काफी मुश्किलें आई, लेकिन अभी स्पर्श जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। माता को सम्मानित करें।
संभालका के गीता सरोवर पार्टिकों में वस्त्र मंत्रालय और PHDCCI द्वारा पानीपत के वस्त्र उद्योग का तकनीकी रूपांतरण पर चिंतन शिविर आयोजित हुआ। NTTM के निदेशक अशोक मल्होत्रा ने उद्योगों से टेक्निकल टेक्सटाइल अपनाने की अपील की। बताया कि शिक्षण संस्थानों में शोध लैब और नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पविंद्र सिंह और डॉक्टर MS परमार ने भी टेक्निकल टेक्सटाइल के बढ़ते उपयोग और शोध पर जोर दिया। दो टूक जवाब ये था कि परविंदर, जो इसमें आप ऐड कराना चाहते हो, जो मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो, जो चीज आपको लग रहा है ये काम नहीं करेगी, मैं ये चाहता हूं कि ये पॉलिसी है हमारी इंडस्ट्री को मैक्सिमम बेनिफिट दे। तो जो चीज आप करना चाहते हो उसका डेटा लेके आओ और उसको अपनी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करा लो। अब समस्या ये है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री है, उनके पास डेटा नहीं है। ये हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन से इकट्ठे होके। एक एक इंडस्ट्री के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी समझ नहीं है, उतने टेक्निकल लोग नहीं है। क्या हम यूज कर सकते हैं, किस टेक्निकल मशीनरी में हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे उनका लाइफ बना जाए, किस तरह से यूजेज हो सकते हैं, किस तरह से रेनोवेशन हो सकती है, उसके ऊपर आज ये सेमिनार था। और उसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जो स्कीमें जो टेक्निकल टेक्सटाइल की थी वो भी उन्होंने बड़ा ब्रीफ डिटेल करी है इसके लिए। उसके आने वाले टाइम में पानीपत को जो है ना वो इसका फायदा होगा। और जो सभी लोग आए हुए थे उन्होंने इस चीज़ का जो है ना नॉलेज भी लिया है। उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसी तरह के सेमिनार होते रहे ताकि इन चीज़ों का हमारी जो इंडस्ट्री आईडीएस का बनाना और ये इंसेंटिव को बहुत ज्यादा रन करता है। तो हमारा टारगेट है कि 5 दिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आईडीएस का बनाना और ये इंसेंटिव को बहुत ज्यादा रन करता है। तो हमारा टारगेट है कि 5 दिन। थैंक यू सो मच। कुरुक्षेत्र की श्री जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2025 के अवसर पर देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में गरीब परिवारों की कन्याओं का 34वां सामूहिक विवाह समारोह संत महापुरुषों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर विशेष तौर पर जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और देश के विख्यात कथावाचक कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर भी मौजूद रहे। बता दें कि श्री जयराम विद्यापीठ में गुरु परंपरा के अनुसार 34वें सामूहिक विवाह समारोह में साधनहीन और गरीब परिवारों की 20 कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। संत महापुरुषों के आशीर्वाद से विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में जरूरत का सामान नवदंपतियों को उपहार स्वरूप दिया गया। और अनेक धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संस्थाओं संगठनों के प्रमुख ये सभी संतोष जो मंचस्थ हैं, इसके साथ ही आप सब और ये नवयुवक जिनका अभी आयोजन हुआ है, हमारी संस्कृति में षोडश संस्कार, 16 संस्कार, उनमें पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोरण, निष्कर्म, जातकर्म, नामकर्म, अन्नप्राशन, मुंडन कर्म छेदन, विद्यारंभ इत्यादि और ये विवाह संस्कार, एक संस्कार है। और ये सौभाग्य से कुरुक्षेत्र के भूमि पर हुआ है आपका। जैसे महाराज जी कह रहे थे कि आप निश्चिंत रहें, वो बंद रहें, निशंक रहें, निर्भीक रहें, निर्भर रहें, क्योंकि उनको आपको उन्होंने वरण किया है अपनी संतानों को। इस आश्रम में आपका कन्यादान हुआ। हमारे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।